हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। तो अपने चल रही है मैथ और मैथ में अपना टॉपिक जो है नंबर सिस्टम चल रहा था। नंबर सिस्टम के अंदर अपनों ने जो पहली वीडियो थी उसमें निकाला था कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। फिर अपनों ने निकाला था नंबर ऑफ जीरो की इक्वेशन में दे देगा और नंबर ऑफ जीरो पूछेगा कि अंतिम से जीरो कितने होंगे। तो वो अपनों ने निकालना सीखा था और कल अपनों ने सीखा था जो तीसरी वीडियो थी उसमें अपनों ने शेषफल निकालना सीखा था कि क्वेश्चन में पूछता है कि शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो वो कल अपनों ने की थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए रिमाइंडर को और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन में, तो रिमाइंडर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे अपने अच्छे से, ताकि अपने से कोई भी क्वेश्चन क्या हो, गलत ना हो पाए। तो आज का टॉपिक भी रिमाइंडर से रिलेटेड है। तो देखो क्या है, इसमें आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या है इक्वेशन में कि अगर इक्वेशन होती है x की पावर n माइनस a की पावर n, क्या है इक्वेशन है कि x की पावर n माइनस a की पावर n, तो इसका बोलेगा कि किससे डिवाइड है, किससे विभाजित है, बोलेगा किससे विभाजित है। तो अपने विभाजकता का नियम पढ़ रहे हैं, विभाजकता का नियम कि विभाजकता का नियम क्या क्या हो सकते हैं। अगर अपने को विभाजकता का नियम सारे पता होंगे तो अपने कोई भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते। तो देखो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इस टाइप से क्या है क्वेश्चन आता है, तो क्या होगा यहाँ x की पावर n a की पावर b क्या है n है। तो क्या होगा कि ये किससे डिवाइड होगा, कि ये ऑलवेज डिवाइड होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा, ऑलवेज डिविजिबल होगा x माइनस ए से। किससे होगा ऑलवेज डिविजिबल, x माइनस ए से हमेशा ही डिवाइजेबल होगा, यानी कि विभाजित होगा, यानी कि विभाजित होगा किससे, x माइनस ए से। अगर इक्वेशन ये है, जैसे अपने लोग क्वेश्चन लेते हैं कि 13 की पावर 7, 13 की पावर 7 माइनस 6 की पावर 7, तो पूछेगा कि किससे विभाजित है, बोलेगा यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित है, यह किससे विभाजित होगा। तो देखो किससे विभाजित होगा, तो मैंने बोला कि ये इक्वेशन हमेशा जो है x माइनस ए से विभाजित होगा। तो x की वैल्यू कितनी है 13 है, माइनस a की वैल्यू कितनी है 6, 13 माइनस 6 तो कितना आया, 13 माइनस 6 किया तो आंसर आया 7। यानी कि ये इक्वेशन हमेशा ही 7 से तो विभाजित होगी ही होगी, यानी कि 7 से विभाजित होगी ही होगी। आया समझ में। क्या बोला मैंने कि अगर इक्वेशन दे रखी है x माइनस एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n और पूछे किससे विभाजित होगी, तो x माइनस ए से हमेशा ही विभाजित होगी, x माइनस ए से हमेशा ही विभाजित होगी। जैसे अपने एग्जांपल लिया 13 की पावर 7 माइनस 6 की पावर 7, तो 13 माइनस 6 आंसर आया 7, यानी कि 7 से विभाजित है। क्या है 7 से विभाजित है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 7, क्या मिल जाएगा 7 कि 7 से विभाजित है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब और क्या कंसेप्ट है इसके। आज पूरे अच्छे से कंसेप्ट सीख लेते हैं ताकि कोई भी अपना डाउट ना रहे। अगर x की पावर n माइनस a की पावर n, ये ऑलवेज डिविजिबल तो रहेगी रहेगी किससे, x माइनस ए से। लेकिन अगर n की वैल्यू किसकी, n की वैल्यू इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, अगर n सम संख्या है तो x प्लस ए से भी डिविजिबल होगी। ये तो हमेशा रहेगी रहेगी, x माइनस ए तो हमेशा रहेगी रहेगी। लेकिन अगर n की वैल्यू क्या आ जाती है, इवन नंबर आ जाता है, मतलब कि सम संख्या आ जाती है आपके पास, तो क्या होगा, यह x प्लस वन से भी विभाजित होगी, x प्लस ए से भी विभाजित होगी। चलो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन है कि वही क्वेश्चन लेते हैं 13 की पावर 6 ले लेते हैं और माइनस 6 की पावर 6 ले लेते हैं। तो देखो मैंने बोला कि 13 की पावर 6, 6 की पावर 6, तो यह हमेशा किससे विभाजित होगा, x माइनस ए से। मतलब 13 माइनस 6 से तो विभाजित होगा ही होगा। तो 13 में से 6 गए तो बच गए 7, यानी कि 7 से तो हमेशा विभाजित होगी ही होगी। अब देखो इसकी पावर जो है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है, तो x प्लस ए से भी विभाजित होगी, यानी कि 13 प्लस 6 इससे भी क्या होगी, विभाजित होगी। और 13 प्लस 6 होते हैं 19, यानी ये इक्वेशन
19 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित होगी। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर n की वैल्यू सम संख्या आ जाती है तो वो x प्लस a से भी हमेशा विभाजित होगी, और ऑलवेज तो हमेशा रहेगा रहेगा, x माइनस ए तो रहेगा रहेगा कि ये उससे विभाजित होगी ही होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन अपने इससे रिलेटेड। अब देखो दूसरा, अब क्या है, जैसे ये तो था माइनस का, अब लेते हैं प्लस का कि x की पावर n a की पावर n, x की पावर n प्लस a की पावर n, कि ये किससे विभाजित होगा, तो ये किससे विभाजित होगा, तो ये विभाजित होगा किससे, x प्लस a से, x प्लस a से किससे विभाजित होगा, x प्लस a से होगा। कब होगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, ओड नंबर होगी, यानी कि विषम संख्या होगी, यानी कि क्या होगी, विषम संख्या होगी। तो क्या होगा, x प्लस a से ऑलवेज डिविजिबल होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि 15 की पावर 13 प्लस 7 की पावर 13 की किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा। तो देखो यहाँ 13 जो है वो क्या है, विषम संख्या है, यानी कि n क्या है, ओड नंबर है। तो क्या करना है, x प्लस a यानी कि 15 प्लस 7, 15 प्लस 7 क्या हो गया 22, यानी कि ये इक्वेशन जो है हमेशा किससे डिविजिबल होगी, 22 से डिविजिबल होगी। तो समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि x प्लस एक्स की पावर n प्लस a की पावर n आ जाता है, तो ये हमेशा विभाजित होगी किससे, x प्लस a से, किससे होगी, x प्लस a से। यहाँ n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ओड, ओड मतलब विषम संख्या होगी। तो देखो एग्जांपल अपनों ने लिया 15 की पावर 13 प्लस 7 की पावर 13, तो विषम संख्या है तो 15 प्लस 7 कितने हो गए 22, यानी कि 22 से क्या है, डिविजिबल है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लेते हैं 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। तो देखो क्या आएगा इसका आंसर, क्या इक्वेशन हो सकती है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा इसको कि 3 की पावर 4n 4 की पावर 3n, क्या मैं इसको 3 की पावर 4n ब्रैकेट में n लिख सकता हूं, एन लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी कि 4n बन जाएगा, माइनस इसी को भी मैं क्या लिख सकता हूं, पावर n, क्या लिख सकता हूं, n। अब 3 की पावर 4 बन गई, यहाँ 4 की पावर 3 बन गई, तो आपको पता है 3 की पावर 4 होती है वो कितनी होती है, 81 होती है, यानी 81 की पावर n माइनस 4 की पावर यानी क्यूब क्या होता है, 64 होता है उसकी पावर। तो देखो अब यहाँ कौन सी लगेगा कि x प्लस ए लगेगा या फिर x माइनस ए लगेगा, क्या लगेगा वो देखो। अब देखो n की वैल्यू क्या आपको पता है क्या, क्या n की वैल्यू आपको पता है क्या कि सम होगा या विषम होगा, तो मुझे नहीं पता, n की वैल्यू नहीं पता कि सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। तो हमेशा के लिए मैंने बताया है कि इसका एक जो है डिविजिबल कौन सा होगा, x माइनस ए हमेशा ही होगा। तो 81 माइनस 64, 81 माइनस 64 कर दो, कितना आया, कितना आया 17, कितना आया 17, यानी कि ये इक्वेशन 17 से हमेशा क्या होगी, डिविजिबल होगी, क्या होगी 17 से डिविजिबल होगी। क्यों लिया मैंने 81 माइनस 64, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलवेज मैंने बताया है कि इसका एक डिविजिबल x माइनस ए हमेशा ही होगा, x माइनस ए हमेशा ही होगा। तो 81 में से 64 गए तो कितने बच गए, 17 बच गए, कितने बच गए, 17 बच गए, यानी कि 17 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अपने से पूछेगा कि किससे डिविजिबल है, तो आंसर क्या आया 17, क्या आंसर आया 17, यानी कि 17 से क्या है, डिविजिबल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। तो देखो जैसे जैसे कंसेप्ट कर रहे हैं उसके एग्जांपल भी अपने दे रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि 43 की पावर 101 प्लस 23 की पावर 101 में 66 से भाग देने पर 66 से भाग देने पर शेष फल क्या बचेगा,
शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। अब देखो इसमें क्या बताना है, शेषफल बताना है। क्या बताना है, शेषफल बताना है कि पावर इसको भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखो क्या है कि यहाँ दे रखा है 43 की पावर 101 और 23 की पावर 101। तो मैंने आपको बताया था विषम संख्या है और उसके लिए क्या बताया, पावर क्या है, विषम संख्या है और x की पावर, ये फॉर्मूला बन रहा है x की पावर n प्लस a की पावर n। बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो क्या करोगे, मैंने बताया कि इसका जो डिविजिबल होगा वो किससे होगा कि 43 प्लस 23, यानी कि 43 प्लस 23 क्या होगा, डिविजिबल होगा, यानी कि विभाजित होगा। अब इसको विभाजित करना है किससे, 66 से। किससे करना है, 66 से। तो 43 और 66 कितने हो गए, 43 और 23 कितने हो गए, 66 हो गए। और 66 में 66 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, तो शेषफल बचेगा 0। अपना आंसर आ गया, रिमाइंडर जो है इसका क्या होगा, 0। तो जिसने रिमाइंडर वाली पहली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार उसको जरूर देख लें, ताकि अपना रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले आप पहली वाली वीडियो जरूर देखें। चलो, आपको समझ में आया कि किस तरीके से करना है कि 43 की पावर 101 दे रखी है प्लस 23 की पावर 101 दे रखी है। तो अपनों ने अभी कंसेप्ट किया है कि x की पावर n प्लस a की पावर n, तो क्या हो जाता है, उसका एक विभाजित जिससे होगा वो कौन सा होगा, x प्लस a होगा। तो x की वैल्यू यहाँ 43 है, a की वैल्यू 23 है, तो 43 और 23 क्या हो गया, 66 आ गया। यानी क्या आ गया अपना, 66 आ गया। अब 66 को विभाजित करना है किससे, 66 से। तो 66 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अपने को रिमाइंडर बताना है, अपने को रिमाइंडर बताना है, यानी कि शेषफल बताना है। तो शेषफल कितना हो गया, 0। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1000 की पावर 5000 माइनस 1 किससे विभाजित है, बोलेगा किससे विभाजित है। तो अभी अपनों ने विभाजित वाला नियम पढ़ा है, क्या है कि इसने लिखा है 1000 की पावर 500 माइनस 1 किससे विभाजित होगा, यानी कि अपने को निकालना है किससे विभाजित होगा। तो देखो किस फॉर्म में है ये, तो ये फॉर्म में है। अगर मैं a की पावर 5000 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप a की पावर 5000 लिख दो, तो a की x की पावर n माइनस a की पावर n बन गया, x की पावर n और a की पावर n बन गया। अब देखो यहाँ 5000 है, यहाँ 5000 है, और x की पावर n माइनस a की पावर n बन रहा है। तो मैंने बोला x माइनस a तो हमेशा ही होगा। तो x माइनस a हुआ तो 1000 माइनस a कितना हो गया, 999। 999 यानी कि 999 से तो इक्वेशन विभाजित होगी ही होगी। अब देखो क्या है कि इसने बोला है कि यहाँ जो पावर जो है वो सम संख्या है, कौन सी है, सम संख्या। और मैंने बताया कि अगर n की वैल्यू सम हो तो एक x प्लस 1 हमेशा विभाजित होगा। तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1 कितना हो गया, 1001, यानी कि 1001 और 999 दोनों से क्या है, विभाजित है, दोनों से क्या है, विभाजित है। तो ऑप्शन जो है वो अपने को क्या मिल सकता है, ये मिल सकता है। और इसमें क्या पूछ सकता है कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि बड़ी संख्या कौन सी है जिससे विभाजित है, बड़ी संख्या कौन सी है जिससे विभाजित है। तो बड़ी संख्या आप देख लो, 999 है या 1001 है, तो 1001 दे रखा है, तो ऑप्शन ऑप्शन ये होगा, ना कि 999। अब ऑप्शन जो आंसर जो है 999 नहीं होगा, अब आंसर होगा 1001, क्योंकि उसने पूछा कि बड़ी संख्या बताइए जिससे वो विभाजित है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1001। तो देखो इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है 49 की पावर 156 प्लस माइनस माइनस 13 की पावर 156 तथा दो इक्वेशन दे रखी है आपको, तथा 37 की पावर 13 प्लस 25 की पावर 13 में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। कौन सा बताना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। तो देखो
गुणनखंड क्या होगा इसका उभयनिष्ठ, चेक करते हैं अपनों ने। तो ये किस फॉर्म में, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर माइनस में फॉर्म है, तो इसका फॉर्म एक तो होगा x माइनस ए और दूसरा होगा x प्लस ए। एक्स प्लस ए क्योंकि पावर क्या है, सम संख्या है, पावर क्या है, सम संख्या है, यानी कि एक तो माइनस वाला होगा और एक प्लस वाला होगा इस इक्वेशन के लिए। कौन सी इक्वेशन के लिए, ऊपर वाली इक्वेशन के लिए। तो x प्लस ए करेंगे तो 49 माइनस 13 हो जाएगा, एक तो एक हो जाएगा 49 प्लस 13, तो कितना आया, 49 में से 13 गए तो कितने बच गए, 6 और 36, यहाँ कितने हो गए, 2 और 62, कितने हो गए, 62, कितने हो गए, 62, यानी कि इसका एक गुणनखंड तो आ गया 36 और दूसरा आ गया 62। अब दूसरी इक्वेशन का निकालेंगे, तो दूसरी इक्वेशन का कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि x की पावर n प्लस a की पावर n में है, तो x की पावर a n प्लस ये है, तो एक फॉर्म होता है a प्लस x प्लस a, तो गुणनखंड होता है x प्लस a। तो x प्लस ए होता है तो कितना हो जाएगा, 37 प्लस 25, तो कितना हो गया 37 प्लस 25, 62, कितना हो गया 62। तो देखो इसका दो गुणनखंड थे, एक तो 36 और एक 62, क्या था, एक 36 और एक 62, कौन सी, पहली इक्वेशन के लिए, और दूसरी इक्वेशन के लिए जो गुणनखंड आया है वो आया है 62। तो इसने पूछा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, कौन सा पूछा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, कौन सा होता है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन कौन सा है इन दोनों में, कॉमन है 62, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 62, यानी कि आंसर आ गया अपना 62। यही बताना था, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि कॉमन कौन सा है, तो कॉमन फैक्टर आ गया अपना 62। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन, और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है, किससे पूर्णतः पूर्णतः विभाजित विभाजित है। तो देखो क्या है, यहाँ पावर किस में है, x की पावर n, a की पावर n, n का मतलब क्या है, a की पावर 15 लगा दूं, लगा सकते हैं n की पावर 15, 15 का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, तो बन गया ऑप्शन। तो पहला क्या हो जाएगा, 49 माइनस 1, क्या हो गया 49 माइनस 1, क्या इसका 49 प्लस 1 लिखूं, क्या इसका 49 प्लस 1 बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी पावर जो है वो विषम है, पावर जो है वो विषम है, विषम पावर है, इसलिए क्या नहीं बनेगा, x प्लस ए नहीं बनेगा, सम के लिए बनता है x प्लस ए। तो यहाँ आ गया 48, यानी किससे पूर्णतः विभाजित है, 48 से। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऑप्शन 48 ना देके ऑप्शन दे दिया 8, क्या ऑप्शन दे दिया, 8 दे दिया, 72 दे दिया, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन दे दिया 45, तीसरा ऑप्शन दे दिया 44। अब देखो आप कहोगे इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, क्या ऑप्शन ही नहीं है तो क्या आंसर होगा, तो आप ध्यान दीजिए कि जो 48 जो है ये किसका मल्टीप्लाई है, किसका मल्टीप्लाई है, तो आप कहोगे 8 का मल्टीप्लाई है, किसका है, 8 का मल्टीप्लाई है, यानी जो चीज 8 48 से विभाजित होगी वो 8 से भी होगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर 8, क्योंकि 48 जो है 8 से भी विभाजित है, 8 से भी विभाजित है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया 8, क्योंकि 8 क्या है, 48 का गुणनखंड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। 7 की पावर 17 की पावर 37 प्लस 29 की पावर 37 किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, तो देखो किससे विभाजित होगी, तो आपको मैंने बताया हुआ है x की पावर a प्लस x की पावर। अब इसमें पूछा गया है कि शेषफल पूछ ले, क्या पूछ ले, शेषफल पूछ ले, तो क्या होगा, और विभाजित होगी तो विभाजित का तो आप निकाल ही लोगे, x प्लस ए हो जाएगा। अगर पूछे कि शेषफल क्या रहेगा, 3 से विभाजित करने पर, किससे विभाजित करने पर, कि 23 से विभाजित करने पर में 23 का भाग देने पर, 23 का भाग देने पर क्या शेषफल रहेगा, क्या शेषफल रहेगा, तो शेषफल बताना है,
और भाग देना है 23 का, तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस ए हो जाएगा, यानी कि 17 प्लस 29 कितना हो जाएगा, देख लो 46, कितना हो गया 46। और बोला कि भाग देना है किससे, 23 से, तो 23 से भाग दोगे तो कितना हो गया, 23 से भाग दोगे तो कितना हुआ, 23 दूना 46 होते हैं, यानी कि पूरा पूरा जाएगा भाग, क्या होगा, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल तो जीरो ही बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, जीरो बचेगा, क्योंकि 46 23 गुना कितने होते हैं, 46 होते हैं, तो 46 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा किसका, 23 का, तो शेषफल कितना बचा, जीरो, शेषफल कितना आया, जीरो। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि किससे विभाजित होगा, तो विभाजित के लिए तो क्या है, x प्लस ए कर दो, यानी कि 23 17 प्लस 29 किया तो कितना आ गया 46, यानी कि 46 से तो क्या है विभाजित है, लेकिन इसने क्या किया कि इस इक्वेशन को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 23 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो अपने को पता है कि क्या आता है, 17 प्लस 29 46, अब 46 में क्या करो 23 का भाग दो तो शेषफल कितना बचेगा, जीरो, तो इसका आंसर आ गया जीरो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n किससे विभाजित है, किससे विभाजित है, तो देखो क्या होगा, आपको पता है। अब देखो इसमें क्या होगा कि एक ही लेंगे या दो लेंगे, तो एक बात ध्यान रखो 6n लिखा है, क्या लिखा है 6n लिखा है, अगर मैं 6 के साथ किसी भी संख्या या विषम संख्या का मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 6 की पावर 1 6 इंटू 1 करूंगा तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा 12 आएगा, 6 इंटू 3 करूंगा तो कितना आएगा 18 आएगा। तो देखो ये जो पावर जो है, अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखता हूं, तो भी वो सम बन रहा है, क्या बन रहा है, सम बन रही है पावर में, अगर विषम संख्या भी है n की वैल्यू तो भी सम बन रही है, तो यानी कि इसकी पावर भी सम बनेगी, इसकी पावर भी सम बनेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या है 6 है, तो अगर सम है बनेगी तो एक तो हो गया x माइनस ए और एक हो जाएगा x प्लस ए, x माइनस एक यानी कि 7 माइनस 6 और एक 7 प्लस 6, यानी कि किससे विभाजित है, एक से विभाजित है, और 7 और 6 कितने हो गए 13, यानी कि 13 से भी क्या है विभाजित है, तो दो आंसर आ गए 1 और 13। देखो किस तरीके से अपने ने क्वेश्चन किया कि इसने पूछा गया था कि किससे पूर्णतः विभाजित है, तो अपनों ने n की वैल्यू दे रखी है, अभी मल्टीप्लाई में 6 है, तो मल्टीप्लाई में 6 है तो मैं n की वैल्यू पुट करके रख देखूंगा कि कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ, तो एक से लेके मैंने रख के देखी, तो देखा कि विषम संख्या रखता हूँ तो भी सम आती है, और सम रखता हूँ तो भी सम बनती है पावर में, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, यानी x माइनस वन माइनस ए और x प्लस ए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब क्या है कि मैं आपको कुछ नियम करवा देता हूँ, कुछ रूल करवा देता हूँ, किसके, विभाजिकता के, डिविजिबल के नियम करवा देता हूँ कि कौन कौन से नियम होते हैं, जैसे कि दो से भाग देना है, किसी इक्वेशन को क्या करना है, दो से भाग देना है तो कैसे देंगे, अगर बड़ी इक्वेशन आ जाए, लिखी हुई बड़ी इक्वेशन आ जाए, इस टाइप से आ जाए और बोल दे 3 से भाग देना है, 3 से क्या करना है भाग देना है, तो कैसे देंगे, और अगर 2 से भाग देना है तो कैसे देंगे, तो देखो क्या नियम है, नियम क्या है, रूल नंबर पहला क्या है, रूल ऑफ दो, यानी कि दो का विभाजिकता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या हो, किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में जीरो या सम संख्या हो, तो वो हमेशा दो से विभाजित होगा, दो से विभाजित होगा, क्या होगा, दो से विभाजित होगा। तो पता चला कि दो का विभाजिकता का नियम क्या है कि किसी भी इक्वेशन को अगर लास्ट में जीरो मिल जाए और सम संख्या मिल जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, दो से विभाजित होगा। देखो जैसे 38/2, तो आपको पता है कि सम संख्या है और दो से विभाजित है, तो ये पूर्णतः विभाजित है, दो से क्या है पूरा पूरा भाग जाएगा इसमें,
इस इक्वेशन में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 350 है भाग 2, तो क्या करोगे, आपको पता लगा कि लास्ट में क्या है, जीरो है। जीरो है तो पूर्णतः विभाजित है, क्या है, पूर्णतः विभाजित है, यानी कि इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब तो ये तो था रूल नंबर फर्स्ट किसका, कि 2 का। अब देखते हैं 4 का। क्या करना है 4 का, 4 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, कि आपको इक्वेशन दी हो और बोले कि 4 का भाग देना है, तो आप बोलेगा पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि चेक करना है कि 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो 4 का विभाजितता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हो, उनके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में, इसमें अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, भाग पूरा पूरा जाता है, तो वो क्या है, पूरी इक्वेशन 4 से विभाजित है। क्या है, पूरी इक्वेशन 4 से विभाजित होगी। पूरी इक्वेशन क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो वो पूरी इक्वेशन क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। आपको ये नहीं देखना कि पूरी इक्वेशन में 4 का भाग देख के देखोगे, नहीं। चलो देखते हैं, जैसे 3772, 3172 ले लो। 3172 दे रखा है और बोला 4 का विभाजित है या नहीं। चेक करना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। तो क्या करोगे कि पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से अच्छा है सिर्फ क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देके देखोगे। अगर लास्ट वाले 2 डिजिट अगर पूरे पूरे भाग चले जाता है, तो पूरी इक्वेशन 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 4 से। तो काटा तो 4 एकम 4 बच गए 3, 4 8 है 32, यानी कि कट रहा है, कट रहा है। किससे कट रहा, 18 पे। तो अपना आंसर इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये इक्वेशन जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है। क्या करना है, अंतिम के 2 अंकों में भाग देके देखना है। अंतिम के 2 अंकों में क्या करना है, भाग देके देखना है। किसके लिए, कौन सा रूल है, 4 का। किसका रूल है, 4 का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, यानी कि 8 का क्या कहता है, किसी भी संख्या में अंतिम 3 अंकों में क्या करना है 8 के लिए, कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में क्या करना है, भाग देके देखना है कि अगर अंतिम के 3 अंक विभाजित हो रहे हैं, तो वो पूरी इक्वेशन क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। अगर उसके लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन 8 से विभाजित होगी। तो देखा आपने, 8 का नियम क्या कहता है कि अंतिम के 3 अंकों में क्या करना है, आपको भाग देके देखना है। अगर इक्वेशन पूरी भाग जा रहा है तीनों अंकों में, तो पूरी इक्वेशन में 8 का भाग जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीजें जो है मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि आप अपने नोट्स में जरूर उतार लें। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें कि रूल ऑफ 2 क्या कह रहा है, 3 क्या कह रहा है, 4 क्या कह रहा है। जो मैंने बताया, जैसे 2 का बताया, तो 2 के लिए क्या करना है, लास्ट एक अंक में क्या करना है, भाग देके देखना है। या जीरो या सम संख्या होगी तो वो क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। 4 का बताया मैंने कि अंतिम के 2 अंकों में, किसमें, 2 अंकों में भाग देके देखो तो क्या होगा, 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम के 3 अंकों में भाग देके देखो। अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो पूरी इक्वेशन ही 8 से विभाजित होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। अब देखो कौन सा नियम है, 8 का कर लिया। अब देखते हैं 5 का, क्या है, रूल ऑफ 5। 5 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो 5 से विभाजित जरूर होगा। 0 या 5 है तो वो पूरी इक्वेशन क्या होगी, 5 से विभाजित जरूर होगी। जैसे दे दिया आपको 35 775 75। अब देखो इसके लास्ट में क्या है, 5 है। इतनी बड़ी इक्वेशन दे रखी है, तो आप क्या इसमें एक एक में भाग देके रखोगे, 5 का नहीं। तो आपको सिर्फ लास्ट में देखना है कि 5 से विभाजित है, सॉरी लास्ट में 5 है, तो 5 है तो क्या होगा, 5 से विभाजित होगी जरूर जरूर। अगर यहाँ 0 होता तो भी क्या है कि 5 से विभाजित होगी। तो 5 का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या में 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो 5 से विभाजित होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब रूल ऑफ 25 इसी के साथ कर लेते हैं 25 का। ये रूल ऑफ 25 क्या कहता है, 25 के लिए क्या करना है कि अंतिम के 2 अंकों में, अंतिम के
दो अंकों में, किसमें, दो अंकों में अगर 25 का पूरा भाग जाता है, अंतिम के दो अंकों में 25 का पूरा भाग जाता है, तो वो इक्वेशन पूरी 25 से विभाजित होगी। पूरी इक्वेशन क्या होगी, 25 से विभाजित होगी। जैसे 1050, तो इसमें 25 का भाग देके देखना है, तो पूरी इक्वेशन में देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं अंतिम के दो अंकों में देखूंगा, क्योंकि नियम किसका है, 25 का, तो 25 दूना 50 होते हैं, पूरी पूरी कट रही है, तो ये इक्वेशन क्या है, पूरी ही 25 से विभाजित होगी, पूरी ही 25 से क्या होगी, विभाजित होगी। चलो अब देखते हैं 125 की, कि 125 की क्या कहता है, कि 25 में क्या है, दो अंक, 125 में कितने आ गए, तीन अंक, तो अंतिम के तीन अंकों में भाग देके देखना है, अंतिम के तीन अंकों में भाग देके देखना है। अगर 125 अंतिम के तीनों अंक जो है वो 125 से डिवाइड हो रहे हैं पूरे के पूरे, तो वो क्या होंगे, 125 से पूरी इक्वेशन विभाजित होगी, पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 125 से विभाजित हो जाएगी। चलो ये था नियम 125 का। अब देखते हैं रूल ऑफ थ्री। रूल ऑफ थ्री की तीन का विभाजिकता का नियम क्या कहता है, क्या कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या दी हुई है, अगर उस संख्या का योग जो है, जो संख्या पूरी आपको दे रखी है, उस संख्या का योग जो है तीन का गुणज है, किसका, तीन का गुणज है, नियम किसका है, तीन का, अगर इसी का मल्टीप्लाई है यानी कि गुणज है, तो वो इक्वेशन पूरी की पूरी किससे डिवाइड होगी, तीन से विभाजित होगी। क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। जैसे अपनों इक्वेशन ली 36,700। अब देखो क्या है कि मैंने बोला कि इक्वेशन के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग अगर तीन का मल्टीप्लाई है या तीन से विभाजित है, तो पूरी इक्वेशन क्या होगी, तीन से विभाजित होगी। तो देखो गिनते हैं अपने, तो गिना कितने हो गए, 7 और 3 10, 10 18 20 और 6 36, 3 9 और 9 18, 18 प्लस 9 कितने हो गए, 27, 18 प्लस 9 कितने हो गए, 27। तो देखो अब ये जो इसका गुणन योग जो है वो 27 आया, 27 आया, तो आपको पता है 27 जो है वो तीन का क्या है, गुणज है, तीन की टेबल में 27 आता है, या आप तीन का भाग देके देख लो, तो तीन का भाग देके देखा तो पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाता है, मतलब ये पूरी इक्वेशन जो है, ये पूरी इक्वेशन जो है तीन से विभाजित है, तीन से विभाजित है। आपको इक्वेशन क्या पूछा जाएगा, आपको ये इक्वेशन दिया जाएगा और पूछेगा क्या तीन से विभाजित है, क्या तीन से विभाजित है क्या, तो आपको क्या करना है कि इन इक्वेशनों का योग देखना है, अंकों का योग देखना है, अगर तीन का गुणन आता है, तीन का गुणज आता है, तो वो तीन से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखो इसको करने के लिए जोड़ करने से अच्छा है सीधा ही कर लो, तीन से विभाजित करना है, तीन से तीन कट गया, 6 कट जाएगा, और अब देखो ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा, दो और एक कितना हो गया, तीन, यानी कि तीन कट जाएगा, फिर ये कितना हो गया, 7 और 8 15 होते हैं, 15 में तीन का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन क्या हो रही है, तीन से विभाजित हो रही है, तीन से क्या हो रही है, पूरी विभाजित हो रही है। चलो ये था तीन का नियम। अब आगे देखते हैं अपने रूल, वो किसका रूल है, 9 का रूल, किसका रूल है, 9 का। 9 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या में अगर उनका योग 9 का गुणज है, जैसे 3 का गुणज था, अब क्या है, अंकों का योग अगर 9 का गुणज है यानी कि 9 का गुणज है, तो वो इक्वेशन पूर्णतः किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। यानी कि क्या कह रहा है 9 का नियम, कि अगर संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है या 9 का गुणज है, क्या है, 9 का गुणज है, जैसे 9 18 27, तो क्या होगी, वो हमेशा 9 से विभाजित होगी। जैसे यही इक्वेशन था अपने पास, क्या था, 36,721, कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है,
तो देख लो कि इनके अंकों का योग अभी आया था अपने पास 27, कितना आया था 27, क्या 27 9 का गुणज है? आप कहोगे हाँ 27 क्या है, 9 का गुणज है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, 9 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, यानी इक्वेशन किससे विभाजित है, 9 से विभाजित। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट और कौन सा रह गया अपना, जैसे रह गया 6, कौन रह गया 6। तो देखो 6 क्या है, 6 का नियम क्या कहता है कि आपको पता है 6 जो होता है 2 इंटू 3 से बनता है, 2 इंटू 3 से बनता है, यानी कि कोई भी इक्वेशन अगर यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित है, यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित है तो वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। क्या कह रहा है कि अगर कोई इक्वेशन 2 या 3 से दोनों से विभाजित है, 2 या 3 से विभाजित है तो वो 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी, 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 11, यानी कि 11 का क्या कहता है, यदि किसी संख्या में अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो तो, या 11 का मल्टीप्लाई हो, या 11 का मल्टीप्लाई हो तो वो 11 से विभाजित होगा। क्या कहता है रूल ऑफ 11 कि 11 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि जैसे अपनों ने एग्जांपल लिया 36 74, तो देखो क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, अल्टरनेट अल्टरनेट अंकों का योग यानी कि एक को छोड़कर एक अंकों का योग का अंतर अगर 0 होता है, अंतर क्या होता है 0, अंतर क्या 0, या फिर उनका योग जो है, या फिर अंतर जो है मल्टीप्लाई आता है किसका, 11 का, 11 का मल्टीप्लाई आता है, जैसे 11 33 22 44, अगर मल्टीप्लाई आता है तो वो क्या होगा, 11 से हमेशा विभाजित होगा, 11 से क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। जैसे इसका देखते हैं 3674, तो अल्टरनेट अंक लेते हैं 3 और 7, कितना योग हुआ 10, 6 और 4 10, तो दोनों का अंतर कितना हुआ 0, अंतर कितना हुआ 0, तो ये किससे विभाजित होगा, 11 से, किससे विभाजित है 11 से। आप चेक कर सकते हो 11 का भाग देके देख लो इसमें कि 11 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, पूरा 11 3 33 बच गए 3, फिर 11 3 33 बच गए 4, 11 चौक 44, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो नियम क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर, योग का अंतर अगर 0 है तो क्या होगा, वो किससे विभाजित होगा, 11 से। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 76 73 42 52, लास्ट में 452, क्या बोल रहा है कि ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो चेक कर लो कि 11 से विभाजित होगा या नहीं। तो अल्टरनेट अंकों का योग लेना है, अल्टरनेट अंकों का योग लेना है तो क्या हो गया, 7 और 7 14, 4 18 और 2 20, कितना हो गया 20, 20 हो गया इसका योग, और इनका योग कितना हो जाएगा 6 3 और 5 का, 6 3 9 5 14 माइनस 14, तो अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो मैंने कहा 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अंतर 0 हो या फिर 11 का मल्टीप्लाई हो तो ही वो क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, बल्कि यहाँ तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये इक्वेशन पूरी 11 से विभाजित नहीं है, 11 से विभाजित नहीं। तो देखा आपने 11 का नियम क्या कहता है आपको। चलो ये थे आपके विभाजिकता के नियम। अब एक चीज और देख लो कि कोई संख्या 6 12 18, 6 12 18 यानी कि किसका गुणन चल रहा है, 6 का गुणन चल रहा है, यानी कि बार बार या 6 के गुणज के रूप में हो, यानी कि 6 12 18 या 6 के गुणज के रूप में हो, तो वह पूरी संख्या 3 7 11 13 21 एवं 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी।
क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 6, 12, 18 के गुणज में आती है, 6, 12, 18 के गुणज में आती है, तो वो संख्या 3, 7, 11, 13, 21 एवं 37 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। 37 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित होगी। यानी कि इक्वेशन कैसे आएगी, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया किसमें कि जैसे 222, क्वेश्चन लिखते हैं अपने, और बोलेगा कि कौन सी संख्या 37 से विभाजित है, बोलेगा कौन सी संख्या 37 से विभाजित है, कौन सी संख्या 37 से विभाजित है। तो क्वेश्चन पहला, ऑप्शन पहला है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है। यानी कि 5 4 बार 2 लिखे हैं, 5 बार 3 लिखे हैं, 6 बार 2 लिखे हैं, और 5 बार 2 लिखे हैं। तो मैंने अभी बताया कि अगर कोई इक्वेशन 6, 12, 18 यानी कि 6 के गुणज में अगर कोई इक्वेशन है, तो वो हमेशा किससे, 3 से, क्या बताया मैंने, 3 से, 7 से, 11 से, 21 से और 37 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। किससे पूर्णतः विभाजित होगी, 37 से। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में 37 से विभाजित है क्या, तो 37 से विभाजित है क्या, तो देखो ये कितना गुणज आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ आ रहा है 6, कितना है, 6 का गुणज है। यानी कि ये इक्वेशन क्या है, पूर्णतः विभाजित है, किससे, 37 से। तो समझ में आया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, जो मैंने अभी दिखाया है आपको लास्ट में, कि अगर 6 के गुणज में है तो क्या होगी इक्वेशन, 37 से विभाजित होगी। इससे होगी, 37 से विभाजित होगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अब देखो कि आपसे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। क्वेश्चन आते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डैश 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 99, कि ये इक्वेशन दे रखी है में 8 का भाग देने पर, 8 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा, देने पर शेषफल कितना होगा। तो देखो इस टाइप की इक्वेशन जो अभी अपनों ने पूरा कंसेप्ट किया है उससे रिलेटेड है, कि इस टाइप से पूछेगा कि इसमें शेषफल कितना रहेगा, इसमें शेषफल कितना रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखो अब शेषफल बताना है कि इसमें इस पूरी इक्वेशन में क्या कहां तक लिखी हुई है, 99 तक लिखी हुई है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 99 तक। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो कि ये स्टार्टिंग मैंने 8 का नियम बताया है आपको, कि 8 का नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट के 3 अंकों में भाग देने पर पता चल जाएगा अपने को, अगर पूरा पूरा विभाजित होता है तो वो 8 से विभाजित है। तो देख लेते हैं। अब देखो 99 है लास्ट में, क्या है 99, तो 99 से पहले कौन सी संख्या आई होगी, 98, कौन सी संख्या आई होगी, 98, तो 98 आई तो लास्ट के 8 अंक कौन से बन गए, 899, कितना बढ़ गया 3 अंक, 899। अब 899 में क्या करोगे, 8 का भाग दोगे, 899 में 8 का भाग देना है, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, बच गए 1, 8 दूनी 16, बच गए 3, बच गए 3। अपने को बताना है रिमाइंडर शेषफल, तो आंसर आया 3। तो देखो इतनी बड़ी इक्वेशन को कितने जल्दी अपनों ने सोल्व कर लिया, कि क्वेश्चन क्या था, इस इक्वेशन को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो अपने को अभी जो नियम किए हैं अपनों ने विभाजिकता के नियम, वो क्या कहता है 8 के लिए, कि लास्ट के 3 अंकों में भाग देके देख लो, आपको पता चल जाएगा शेषफल कितना है। तो मैंने 99 से पहले 98 आया, तो ये बन गया 899, और 899 में भाग दिया 8 का, तो रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है 3। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 53 में 125 का भाग देने पर शेषफल, में 125 का भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा, 125 में भाग देने पर शेषफल क्या रहेगा। तो 125 का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट देख लो। तो आपको पता है 53 से पहले क्या रहा होगा, 52 रहा होगा, क्या रहा होगा, 52 रहा होगा। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या बन गए, 253 बन गए। कितने बन गए, 253, 125 का भाग देना है,
125 का भाग देना है, तो भाग दे दो सीधा। 253 में 125 का भाग दिया तो 125 दूना 250 हो गए, बच गए 3। अपने को रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर ही बताना है, तो कितना आ गया 3। यही अपना क्या है यही अपना क्या है। तो देखो कि किस टाइप से रिमाइंडर के क्वेश्चन आते हैं। तो ये अपना था आज के लिए इतना ही। अब जो नेक्स्ट करेंगे वो कल करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये मैथ का जो टॉपिक चल रहा है आपको वो पसंद आया या नहीं आया, ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे। थैंक यू।